यंत्र के प्रकार, क्रॉस प्रकार पढ़े थे, उनके अंदर की डिटेल्स आज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला था स्वास्तिक संख्याएं, आपको क्लियर है? स्वास्तिक की 2 और 24 थी, तो 24 हो गई ना। 2 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी, उसके बाद 4 उसके कॉर्नर से लाइन निकल रही थी, इसलिए इसकी संख्या कितनी हुई? 24। अब सबसे पहले ये देखिए कि स्वास्तिक यंत्र की आकृति कैसी है, पहचानेंगे कैसे कि स्वास्तिक है? तो स्वस्तिक की आकृति हिंसक पशु पक्षी के मुख सदृश होती है। पहली बात तो ये बोल रहा हूँ, हिंसक पशु पक्षियों के मुख के समान ऐसे पहचानना है आपको। देखो कई बार आपने कहीं शेर का मुंह बना है, कहीं चीते का मुंह बना है यंत्रों में, ऐसी चीजों या ऐसे यंत्रों को अपन क्या बोलेंगे? स्वस्तिक यंत्र, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पूछता है कि किस काम में यूज होता है इस यंत्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वस्तिक यंत्रों का यूज अस्थिगत शल्य निर्हरण प्रयुक्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अस्थि के अंदर कोई शल्य फंस गया है कि आपको निकालना है, तो अस्थि के लिए अगर शल्य यूज करना है आपको, तो शल्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे? स्वस्तिक यंत्र यूज करेंगे। अब सीधी सीधी सी बात एक लिखो, स्वस्तिक में देखो क्या लिखा है? अस्थि आ रहा है, अस्थि आ रहा है, अस्थि। और इसी के ऊपर लिखो अस्थि, और अस्थि में इसको अंडरलाइन करो। तो ये अस्थि और ये स्वस्तिक का अस्थि, ये देख के आपको पहचानना है कि स्वस्तिक में अस्थि आएगा। मतलब अस्थिगत शल्य निवारण में क्या प्रयोग होगा? स्वास्तिक यंत्र। क्यों? क्योंकि दोनों में अस्थि अस्थि आ रहा है, एक में अस्थि ये आ रहा है, एक में अस्थि पूरा आ रहा है। ऐसे ये रिमाइंडेड रहेगा। ठीक। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दृश्य शल्य को सिंहमुख आदि यंत्रों से और गूढ़ शल्य को काकमुख आदि यंत्रों से निकालना चाहिए। काक मतलब क्या होता है? काक, क्या फर्क आ रहा है दोनों में? काक जो है ये पक्षी है, कौवा, है ना। और ये सिंह मुख, जो सिंह है ये पशु है, जानवर है ना, पक्षी थोड़ी है। मतलब ये हुआ कि जो दिखने वाले शल्य हैं, जो दिख रहे हैं आपको बाहर से, दृश्य जो विजिबल हैं, उनको आप पशु मुख से निकालो। मतलब जो सिंह मुख या चीता मुख या घोड़ा मुख, इस टाइप के जो भी पशु मुख होंगे, उनसे निकालेंगे अपन दृश्य शल्य। लेकिन जो नहीं दिख रहे हैं, अंदर गूढ़ है, गूढ़ मतलब होता है डीप, जो डीप सीटेड है, उनको आपको निकालना है काक मुख। काक मतलब पक्षी मुख। आई बात समझ में? अब क्यों है ऐसा? तो इसलिए ऐसा कि नॉर्मली जब आप घूमने निकलते हैं, है ना, तो आपको विजिबल कौन होते हैं? विजिबल कौन होगा अपने को? जो धरती पे रहेगा वही विजिबल होगा। जो आसमान में रहेगा वो तो विजिबल होगा नहीं ना, उसको तो आपको देखना पड़ेगा ऊपर। लेकिन नॉर्मली बिना देखे भी आपको कौन दिख जाते हैं? पशु की पक्षी। ज्यादा कौन दिखते हैं नॉर्मली? हाँ, सिंह या पशु ज्यादा दिखते हैं ना, कोई भी पशु, सिंह मुख हो, पशु मुख हो, कोई भी। सिंह मुख आदि बोल रहा है वो, आदि मतलब जितने भी सिंह मुख जैसे और पशु यंत्र होंगे, उनको यूज करोगे आप दृश्य के लिए। मतलब जनरली अगर अपन देखें तो पशु और पक्षियों में अपने को मोर विजिबल क्या होता है? पशु होते हैं। इसलिए पशु या सिंह मुख आदि यंत्रों का दृश्य शल्य में यूज होगा। और क्या नहीं दिखता है? पक्षी जो होते हैं वो दिखते नहीं है, उनको देखना पड़ता है क्योंकि वो आसमान में होते हैं। इसलिए बिना दिखने वाले शल्य के लिए क्या यूज करेंगे? काक मुख या पक्षी मुख शल्य। बाय समझ में क्लियर है?
मेरे को फोटो भेजना उसकी, या ग्रुप में शेयर करना। यहाँ में स्प्रिंट हो गया होगा। हाँ वर्षा। कंकमुख, जो काकमुख लिखा है ना अपने पास, उसके ऊपर कंकमुख भी लिख लो। देखो कंक हो चाहे काक हो, अपना कोरिलेशन क्लियर होना चाहिए। कंक को भी अपन क्या पढ़ेंगे, उसको काक पढ़ के याद करना, रिमाइंड करने के लिए आप उसको काक ही पढ़ो। तो कंकमुख भी आया तो आपके ऑप्शन में कंकमुख दिखेगा आप। समझ नहीं बात, बात याद रखने की है। हाँ सही है, तो होगा फिर। कंकमुख ही करो उसको, काकमुख के ऊपर कंकमुख लिख लो। लेकिन समझ रहे हो आप लोग, याद करने के लिए उसको काक ही पढ़ो, क्योंकि एक पक्षी रहेगा, एक पशु रहेगा, तो आपको इजी रहेगा रिमाइंड करना। भाई कंकमुख को भी तो आप ऑप्शन में कंकमुख दिखेगा ना आपको। कंक को आप काक के जैसे रिमाइंड कर सकते हो, यहाँ एक पक्षी था, तो पक्षी लोग दिखते नहीं है ज्यादा, इसलिए वो गूढ़ को यूज होते हैं। और दृश्य में वो विजिबल है, इसलिए सेमुख आदि यूज होते हैं पशु यंत्र। ऐसा रिमाइंड करने के लिए याद रखिए। और वैसे भी ये शल्य के नोट्स जब खत्म हो जाएंगे, तो अपन सुश्रुत का सूत्र स्थान जो बुक से एक बार रिवाइज करेंगे, तो वहाँ और चीजें क्लियर होंगी, बची वाली चीजें आएंगी। क्योंकि बहुत सी चीजें कंसाइज जो है नोट्स में वो है नहीं, तो बुक से आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है। क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि स्वस्तिक यंत्रों को फोरसेप्स कह सकते हैं। स्वस्तिक यंत्रों को क्या बोलते हैं, फोरसेप्स कहते हैं। स्वस्तिक यंत्र सर पर मसूर के समान कील से जुड़े होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई पूछा है एक बार, मसूर के समान कील से जुड़ा हुआ कौन सा यंत्र है। तो मेरे को एक बात बताइए, पूरे यंत्र पढ़िए, स्वस्तिक है, संडंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। कौन से यंत्र को दीवार पे टांगते हैं अपन घर पे? दीवार पे क्या टंगा होता है? संडंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र टंगे होते हैं क्या? स्वस्तिक मार्केट से लाते हैं, तो टांगते हैं ना अपन। सबके घर में होगा, बहुत से घर में रहता है। एक स्वास्तिक डाल दिया, दीवार पे टांग दिया। तो दीवार पे टांगता कैसे है वो? भाई कील का सहारा कहाँ लगेगा? जिस यंत्र को आपको टांगना होगा दीवार पे, वहीं कील का सहारा लगेगा। और इतने पूरे यंत्रों में टांगने लायक कौन सा यंत्र है जो घर में रखते हैं? तो अकेला स्वस्तिक। स्वस्तिक के अलावा कुछ थोड़ी रखोगे घर में। इसलिए सीधा सीधा याद रखना कि मसूर के समान कील से बीच से कौन जुड़ा होता है? स्वस्तिक। बस। अच्छा, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, वो आप लिख लो कि स्वस्तिक यंत्रों की लंबाई 18 अंगुल होती है। ये आखिरी में जब पूरे यंत्र खत्म हो जाएंगे, जब याद कर लेंगे, क्योंकि उसकी लंबाई है सबकी अलग अलग। तो स्वस्तिक की लंबाई कितनी है? 18। 18 अंगुल लंबा।
है ना। तो चौथा पॉइंट लिख लो आप लोग कि इनकी संख्या 18 होती है, और इनकी लंबाई 18 अंगुल होती है। उसके बाद का पॉइंट आता है कि टोटली डिवाइडेड कैसे हैं। तो 9 हिंसक पशुमुख होते हैं और 15 हिंसक पक्षीमुख होते हैं, है ना। ओवरऑल संख्या कितनी है? 24। 24 में ये कैसे पता चलेगा कि पशुमुख कितने हैं और पक्षीमुख कितने हैं? तो 9 है जो पशुमुख हैं, और हिंसक पक्षीमुख कितने हैं? 15। तो पशु जब भी जानवर आता है तो अपन उसको पास में आने से मना करते हैं। मना कैसे करते हैं? नो बोलते हैं ना। पक्षी से नहीं डरते, लेकिन पशुओं से डरते हैं, जानवर से। शेर आ गया, चीता आ गया, तो अपन क्या बोलते हैं? नो। नो मतलब नहीं, मना करते हैं। तो नो मतलब होता है कि 9 पशुमुख हैं, क्योंकि पशुओं को अपन पास में आने से मना कर देते हैं, नो लिख देते हैं वहां पे। यहाँ पे लिखिए नो, है ना। एक मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, तभी याद रहेंगी। तो हिंसक पशु मुख हो गए 9, और बचे कितने? ऑब्वियसली 24 में से 9 गए तो 15 बचे वाले पक्षी मुख ही होंगे ना, याद ही नहीं करना। अब अंदर जो इसके है व्याघ्र, वृक, चार मुख, ऋषमुख, दिप्पीमुख, ये सब याद नहीं करना है ना, इनको सिर्फ रीड कर लेना है। यहाँ पशु मुख में ये बोला है, पक्षी में काक, कंक, कुरर, चाश, बाज, भांस, ये सब बोला है। ठीक। स्वस्तिक यंत्र क्लियर है? ठीक है, संडंश चालू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट संडंश में ये है, पहला ही पॉइंट, कि संडंश के दो वेद होते हैं, सनिग्रह और अनिग्रह। उसको अंडरलाइन करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सनिग्रह अनिग्रह किसके भेद? आपको पहचानना पड़ता है कि संडंश के भेद, मतलब कील युक्त और कील रहित। अब कंफ्यूज ये करता है कि कील वाला तो अपन ने स्वस्तिक पढ़ा था, लेकिन वो अलग है ना। मसूर के दल के समान कील से जुड़ा हुआ जो रहता है वो स्वस्तिक रहता है, और कील युक्त और कील रहित भेद किसके हैं? संडंश के। सनिग्रह और अनिग्रह है। सीधे सीधे फंडा ऐसा याद रखना है कि स से संडंश और स से सनिग्रह अनिग्रह, सीधा याद रखो, कभी नहीं बोलोगे। संडंश का श और स से सनिग्रह। तो ये पूछेगा आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में कि सनिग्रह अनिग्रह किसके भेद है, तो स से सनिग्रह है तो स से संडंश, बस। क्योंकि स से और कोई यंत्र है ही नहीं। संडंश का सनिग्रह, स से संडंश, स से सनिग्रह। सनिग्रह अनिग्रह किसके भेद हुए? संडंश के। संख्या आपको पता है। इनकी लंबाई कितनी हो गई? अब कम होते जाएगी, तो इनकी हो गई 16 अंगुल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका यूज कहाँ है। तो संडंश का यूज आता है त्वचा, मांस, सिरा, स्नायुगत, शल्य निर्हरण प्रयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहीं से क्वेश्चन बनता है और यहीं से गलत भी करते हैं लोग। कैसे याद करेंगे अपन? अपन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से है? ये त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु। अब मेरे को एक बात बताइए कि दंश जब लगता है सांप का, तो सबसे पहले कहाँ लगता है? सबसे पहले काटता है तो सांप कहाँ काटेगा? सबसे ऊपर क्या होता है बॉडी? ऑब्वियसली स्किन, है ना। तो सबसे पहले त्वचा, धीरे से जहर फिर कहाँ पहुंचेगा? त्वचा से अंदर क्या होता है? त्वचा के अंदर क्या है? मांस है ना, तो बोलो। त्वचा के अंदर मांस, फिर मांस के अंदर धीरे से क्या होता है? सिराएं सिचुएटेड होती हैं, और सबसे डीप अंदर क्या होता है? स्नायु। तो ये आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर दे रहा है कि ऐसे लाइन से ट्रेवल करके कौन जाता है? सांप काटेगा त्वचा में सबसे पहले, फिर त्वचा से जाएगा जहर अंदर मांस में, मांस के अंदर सिरा, सिरा के अंदर स्नायु। तो त्वक, मांस, सिरा, स्नायु लाइन से ट्रेवल क्या करता है? सांप जब काटता है तो त्वचा में घुसता है, फिर त्वचा के बाद मांस, फिर सिरा, फिर स्नायु।
ऐसे धीरे धीरे जो जहर है वो ट्रेवल कर लेता है। तो आप देख के समझ जाओगे कि त्वक मांस सिरा स्नायु, क्योंकि वो अकेला भी पूछ सकता है सिरा स्नायु का शल्य निरण प्रयुक्त होते हैं कौन से यंत्र। तो आपको याद रहना चाहिए पूरा फ्लो चार्ट, तो इस तरीके से याद रह जाएगा कि त्वचा फिर मांस फिर सिरा फिर स्नायु, ऐसे क्रम से ट्रेवल क्या करता है सांप का जहर, मतलब सांप मतलब संडंश। क्लियर। इस दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्हें ड्रेसिंग फॉरसेप्स कहते हैं। तो ड्रेसिंग कब करते हैं, सांप काटने के बाद जब घाव बन जाता है ड्रेसिंग कर देते हैं। नॉर्मल फॉरसेप्स स्वस्तिक है, ड्रेसिंग लग गया तो सांप से जो व्रण बनेगा उसमें क्या करोगे, ड्रेसिंग करेंगे, तो दो दो बाहर ले जाके। ये क्लियर है। अष्टांग हृदय ने 4 एक्स्ट्रा माने थे, 4 टोटल माने थे, 2 एक्स्ट्रा माने थे, याद है। दो कौन से थे, एक पक्ष्मकोप और एक मुचुंडी। तो मुचुंडी जो है आपके नोट्स में मेरे ख्याल से लिखा नहीं, लिखा है, हाँ लिखा है। मुचुंडी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फलश्रुति है जो वहां लिखी नहीं है, वो लिख लो आप। कि मुचुंडी यंत्र का यूज गंभीर व्रणों के मांस निकालने हेतु यूज होता है। गंभीर व्रणों के मांस निकालने हेतु, मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या गंभीर व्रण है, तो उसका जो मांस सड़ा हुआ है उसको निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, संडंश। ये लिख लो। है ना, गंभीर व्रणों के मांस को निकालने हेतु मुचुंडी यंत्र का यूज होता है। ये भी बहुत इजीली याद हो जाता है। जब गंभीर व्रण लिखोगे तो गंभीर को अंडरलाइन करो और ऊपर पैर लगा के लिखो कि मुचुंडी को पढ़ो। मुचुंडी मतलब एक कैसा अजीब सा नाम है ना, कॉमन सा नाम है क्या, पहली बार सुना है ऐसा कोई नाम होता है मुचुंडी। तो मुचुंडी बोलने में बहुत गंभीरता लगती है, इतना गंभीर नाम क्यों रखा भैया, सीधा साधा रख लेते लोग। तो उनके बोलते हैं मुचुंडी मतलब बहुत गंभीर सा नाम है, अजीब सा। गंभीर वर्णों में यूज क्या होगा, मुचुंडी संडंश। बस संडंश में इतना ही है। क्लियर हुआ संडंश भी। संडंश क्लियर है। थर्ड आता है ताल। ताल की संख्या भी आपको पता है, ताली दो हाथ से बजती है तो दो संख्या है। इनके भी वेद होते हैं, एक ताल और द्विताल। इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा है ताल ताल। 6 अंगुल संडंश लिखा हुआ है क्या सामने। हाँ 6 अंगुल पक्ष में कोप हो सकता है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मुचुंडी प्लस पक्ष में कोप भी लिख लो, लंबाई उम्बाई पे ज्यादा नहीं जाना है वहां, क्योंकि इतने डीप से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप तो उसको क्या करो, मुचुंडी सेंटेंस प्लस पक्ष्मकोप लिख लो। इतना आपको पता होना चाहिए कि पक्ष्मकोप अपन ने कहाँ पढ़ा, सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ा, वाग्भट ने एक्स्ट्रा बताया, वो आपको पता है। क्योंकि ऐसे अगर अपन जाएंगे तो फिर बहुत चीजें लिमिटलेस हैं, जिनमें अननेसेसरी जाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत इशू रहते हैं इसमें तैयारी करने में, मतलब थोड़ा सा भी चीजें डायरेक्शन से अगर खराब हुई तो आप फिर घुसते चले जाते हो इसमें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं अपने पास, कमी थोड़ी है। एक पक्ष में कोप है, उसके बाद कितने सारे यंत्र, सबकी लंबाई है, सबका कुछ कुछ है। अब सबका कुछ कुछ पढ़ने जाओगे तो क्वेश्चन वहां से आ रहा है क्या, ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अभी तक तो सुपरफिशियल आ रहे हैं,
सुपरफिशियल करें। थर्ड आता है ताल यंत्र। ताल यंत्र में उसके भेद तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि एक ताल और द्विताल लिखा है, तो ताल ताल उसके नाम में ही है ना। एक ताल द्विताल, ताल के भेद तो सबको पता है। आकृति इंपॉर्टेंट है। आकृति इसकी बोल रहा है मत्स्य तालुवत के समान, मतलब मछली की तालु के समान। मत्स्य तालु में किसको अंडरलाइन करोगे? तालु को। और तालु के ऊपर लिखोगे तालु ताल। पूछेगा ऐसा कि मत्स्य तालु के समान किसकी आकृति होती है, तो तालु क्या है? तालु से मिलता क्या है? ताल है, इसलिए ताल यंत्र है। इसको भी याद हो जाती है। लंबाई इसकी हो जाती है 12 अंगुल, है ना। ताल यंत्र की लंबाई कितनी होगी? 12। मैंने बताया था ना आखिरी में याद करेंगे, क्योंकि 18 से स्टार्ट है, फिर 18 से 16, फिर 16 से 12, ऐसा नीचे कम होते जाती है लंबाई। स्वस्तिक सेंटेंस ताल, तो यहाँ पे कितनी आ गई? 12 अंगुल आ गई। और उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से। उपयोग क्या है इसका? कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य को निरण प्रयुक्त। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आपको ये तीनों जो है सीक्वेंस से याद रहते हैं, बस एक स्टार्टिंग का वर्ड याद आने की देर रहती है, जैसा मेरे साथ होता था एग्जाम में। जैसे कर्ण नासा नाड़ी सबको पता है, लेकिन कर्ण याद आना चाहिए, तो नासा नाड़ी अपने आप याद आ जाएगा। ऊपर भी ऐसे ही होता है। मांस शिरा स्नायु होता है, लेकिन त्वचा त्वग्मांस शिरा स्नायु होता है, लेकिन एक त्वचा याद आना जरूरी है। वो त्वचा याद आ जाएगा तो फिर आपको पूरा फ्लो याद आ जाएगा। होता है ना ऐसा? इसलिए एक सामने का वर्ड याद आना जरूरी है। तो ऊपर अपन ने क्या याद किया? त्वग आपको इसलिए याद आ जाएगा क्योंकि सांप सबसे पहले त्वचा पे काटता है, तो त्वग मांस शिरा स्नायु याद आ जाएगा। ऐसे ही ताल यंत्र में ताली जब बजती है तो कहाँ सुनाई देती है सबसे पहले? आपको कैसे पता कि ताली बजी? ऑब्वियसली कर्ण। तो ताल से ताली बज रही है तो कहाँ सुनाई दे रही है? कान में। इसलिए कर्ण से स्टार्ट है ताल यंत्र, मतलब कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य में ताल यंत्र आएगा, त्वग मांस शिरा स्नायु में संडंश आएगा। दोनों के लॉजिक क्लियर है, क्योंकि संडंश में दंश काट रहा है तो काटेगा सांप त्वचा पे, और ताली बज रही है तो आवाज आएगी कान में। कर्ण नासा नाड़ी सीधा सीधा, ऊपर त्वग मांस शिरा स्नायु। ये फ्लो आपको याद है, सिर्फ आपको पहली चीज याद आने की देर है। तो पहली चीज के लिए अपन ने याद कर लिया। कोई डाउट है यहाँ पे? अब अलग अलग उसको याद करते बैठना, त्वक मांसशिरा स्नायु में संदंश है, कर्णनासा नाड़ी में ये है, तो ये चीजें यहाँ काम नहीं करेगी। आपको लॉजिक बैठालने पड़े। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, वो पूछ लेता है बीच में से कि नाड़ीगत शल्यों के निर्धारण में क्या कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, और ऑप्शन देता है पहले ही नाड़ी यंत्र। अब सोचते हैं नाड़ीगत शल्य कहाँ से आ गया, अपन ने तो पढ़ा ही नहीं, अपन ने तो त्वचा पढ़ा, कान पढ़ा, लेकिन आप फ्लो भूल जाते हैं। आप उस फ्लो को याद करिए कि संडंश काटता था त्वचा में, तो त्वचा के बाद कहाँ जाता था? त्वक मांस शिरा स्नायु। ताली बजती थी तो कान में आती थी, कान के बाद कहाँ जाती थी? कर्ण नासा नाड़ी। ये फ्लो भी तो है, तो फ्लो को याद रखना। कर्ण नासा नाड़ी, त्वक मांस शिरा स्नायु, तो आपको समझ में आएगा कर्ण नासा नाड़ी मतलब हाँ, ताल यंत्र कर्ण नासा के बाद नाड़ी में भी जा रहा था। तो नाड़ी यंत्र को नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए ताल यंत्र प्रयुक्त होता है। क्लियर? चौथा आता है नाड़ी। नाड़ी की संख्या भी 20 थी, ये आपको पता है, 20 बहुत सारे हैं। ये कौन कौन से हैं वो रीड बस करेंगे, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाड़ी संयंत्र जो है वो 20 संख्या डल्लन ने बोली है। वहां लिख लो स्टाल। डल्लन जी ने बताई है 20, जबकि मूल नाड़ी यंत्रों की संख्या सुश्रुत ने 12 बताई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन वो जब तक नहीं लगाना है आपको जब तक वो मूल नाड़ी यंत्र ना पूछे। ऊपर स्टाल आके लिख लो।
मूल नाड़ी यंत्रों की संख्या अगर पूछे तो ही 12 लगाना है सुषुप्ति। नॉर्मली नाड़ी यंत्र की संख्या 20 बताइए दल्लड़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, रीड बस करना है। भगंदर यंत्र आता है, एक छिद्र द्विछिद्र दो होते हैं। अर्शो यंत्र दो होते हैं। अर्शो यंत्र की आकृति क्या है? वेरी गुड, गोस्तनाकार। और क्या क्या है गोस्तनाकार? अंगुली त्राणक, वेरी गुड। कफजर्ष, वेरी गुड। नेत्र का स्वरूप, वेरी गुड। है ना? इतनी चीजें जो है वो क्या होती हैं? इतनी चीजें गोस्तनाकार होती हैं। और अर्शो यंत्र भी नाड़ी में ही आगे, ये भी दो होते हैं, एक छिद्र द्विछिद्र वाला। व्रण यंत्र एक, बस्ती यंत्र चार होते हैं। है ना? वय अनुसार डिवाइड किया है बस्ती यंत्र। 6, 8, 10, 12 अंगुल वाले। 6, 8, 10, 12 ऐसे चार होते हैं बस्ती यंत्र। उत्तर बस्ती दो ही होते हैं, स्त्री के और पुरुष के। धूम्र नेत्र सबको पता है। धूम्र नेत्र की ट्रिक क्या होती है? धूम्र नेत्र की ट्रिक होती है प्रसव। प्रसव अच्छे से याद रखना, हमेशा याद रहेगा। प्रसव, प्रसव मतलब प्रायोगिक स्नेहिक और बहिर स्नेहिक। प्रस्तुत में काम आएगा, सूत्र स्थान में काम आएगा। प्रसव मतलब प्रायोगिक स्नेहिक और बहिर स्नेहिक। मूत्र वृद्धि श्रावण यंत्र एक, जलोदर श्रावण यंत्र एक, निरुद्ध प्रकर्ष यंत्र एक, सन्निरुद्ध बुद्धि यंत्र एक, अलाबु यंत्र एक। है ना? और श्रृंग यंत्र, श्रृंग यंत्र भी होता है एक, लेकिन उसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्तन विद्युति में दूषित रक्त को निकालने के काम आता है। स्तन विद्युति में दूषित रक्त को निकालने के काम क्या आएगा? श्रृंग। मेरे को एक बात बताइए, सभी ऊपर से नीचे आपने पढ़े, श्रृंग यंत्र मतलब श्रृंग क्या होता है? एक पाइप या पाइप नुमा वो होता है जिससे अपन रक्त निकालते हैं। तो किसी भी चीज का दूषित रक्त निकालने के लिए श्रृंग का यूज होगा, ऑब्वियसली होता भी है ना? इसलिए श्रृंग का यूज कहाँ आएगा? स्तन विद्युति में दूषित रक्त निकालने। दूषित रक्त को निकालो कैसे? भाई ड्रेनेज करना है तो आपको कुछ हॉलो स्ट्रक्चर चाहिए ना। हॉलो क्या होता है? श्रृंग। इसलिए अगर स्तन विद्युति में दूषित रक्त निकालना पूछा तो आपको श्रृंग लगाना। और मूल लाड़ी यंत्र बताया था मैंने, मूल पूछेगा तो 12, नहीं तो डल्लन के 20। उपयोग क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल यूजेस हैं। एक तो श्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थ, एक रोग दर्शनार्थ, एक आचूषणार्थ, और एक क्रिया सौपर्यार्थ। तो अपन लोग नाड़ी को कैसे याद कर रहे हैं? नाड़ी को पाइप के फॉर्म में याद करो। नाड़ी के ऊपर लिखो पाइप। और अब सोचो कि पाइप के कितने सारे उपयोग करते हो आप घर में। पाइप के बहुत सारे यूज हैं। श्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थ, कहीं अंदर कहीं डाल के कुछ देखना है तो आपको देखने के लिए पाइप का यूज आता है। रोग दर्शनार्थ, किसी चीज का विवरण करना है आपको अंदर घुस के, तो पाइप का यूज आएगा। आचूषणार्थ, अपन पानी को खींचते हैं पाइप से, ये भी यूज है। और क्रिया सौकर्यार्थ, कहीं दूर से पानी आपको लाना है तो आपकी क्रिया का सौकर मतलब क्रिया इजी कैसे होगी? पाइप लगा दोगे आप तो पानी आ जाएगा। तो ऐसे याद रखना कि पाइप के मल्टीपल यूज है, क्योंकि मल्टीपल यूजर एक ही यंत्र के हैं, वो नाड़ी। आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारे कर्म है, बहुत सारे फलश्रुति है नाड़ी की। और नाड़ी क्योंकि पाइप है, तो पाइप के मल्टीपल यूजर होते हैं, ऐसा लिख लो आप, आपको याद आ जाएगा पूरा। कि श्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थ यूज है इसका। रोग दर्शनार्थ, रोग के दर्शन के लिए भी यूज होता है।